18 मई 1974। राजस्थान का वीरान पोखरण रेगिस्तान। दोपहर के ठीक 3:45। अचानक धरती कांप उठती है। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज सिर्फ रेत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचती है। लेकिन यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था। यह था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, स्माइलिंग बुद्धा। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद को नॉन अलाइनमेंट की नीति पर चलने वाला बताता था, जिसे दुनिया अभी भी डेवलपिंग नेशन के रूप में देख रही थी, वो अचानक परमाणु ताकत बन जाता है। अमेरिका के होश उड़ जाते हैं। यूके, फ्रांस, कनाडा सब हैरान रह जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर भारत ने ये सब इतनी चुपचाप कैसे कर दिखाया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 24 साल बाद फिर वही जगह, पोखरण। 11 मई 1998। एक नहीं बल्कि 3 धमाके एक साथ। और सिर्फ 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण। अब दुनिया को समझ आ चुका था, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी दुनिया को खुली चुनौती दे दी थी। लेकिन यह सफर जितना सुनने में आसान लगता है, असल में उतना ही कठिन, जोखिम भरा और रहस्यों से भरा हुआ था। कहानी की असली शुरुआत। अब अगर इस कहानी को सही मायनों में समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के एटम बम गिराए, भारी तबाही हुई। शहर के शहर खत्म हो गए और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर जापान ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया। यहीं से पूरी दुनिया को समझ आ गया, परमाणु बम सिर्फ हथियार नहीं बल्कि ताकत का असली प्रतीक है। इसके बाद एक रेस शुरू हो गई। 1949 में रूस ने टेस्ट किया, 1952 में यूके, 1960 में फ्रांस और 1964 में चीन ने। अब दुनिया में एक नया खेल शुरू हो चुका था, न्यूक्लियर रेस। भारत की तैयारी, लेकिन सीमाएं भी। उसी समय भारत में एक महान वैज्ञानिक चुपचाप काम कर रहे थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनका सपना था भारत को एक परमाणु शक्ति बनाना। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी, सरकार ने उन्हें परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की सोच साफ थी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ शांति और ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भी इस प्रोग्राम में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि इसे हथियारों तक सीमित नहीं करना है। इसी सोच के साथ 1954 में ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट की स्थापना की गई, जहां भारत में मल्टीडिसिप्लिनरी न्यूक्लियर रिसर्च शुरू हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1962, वो झटका जिसने सब बदल दिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। अक्साई चिन पर कब्जा, हजारों जवान शहीद और भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। देश अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि 1964 में चीन ने अपना परमाणु परीक्षण भी कर दिया। अब सोचिए, जिस देश से आप अभी युद्ध हार कर निकले हो, वो अब परमाणु ताकत भी बन चुका है। ये सिर्फ खतरा नहीं था, ये सीधा संदेश था। लगातार युद्ध और बढ़ता दबाव। इसके बाद हालात और खराब होते गए। 1965 में पाकिस्तान का हमला, फिर 1971 का युद्ध। और 1971 की स्थिति तो और भी गंभीर थी। ब्रिटिश नेवी अरब सागर में, अमेरिकी नेवी बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। भारत चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा था। ऐसी स्थिति में भारत ने तुरंत यूएसएसआर से मदद मांगी और फिर यूएसएसआर की नेवल फोर्स भारत के समर्थन में उतर आई। जैसे ही ये हुआ, ब्रिटेन पीछे हट गया और अमेरिका ने भी अपनी एंट्री रोक दी। अब आप ये समझिए, 1971 की जीत सिर्फ युद्ध की जीत नहीं थी, ये एक सीख थी कि अगर दुनिया में टिकना है तो सिर्फ कूटनीति से काम नहीं चलेगा, ताकत भी जरूरी है। 3 लोग जिन्होंने दिशा बदल दी। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। भारत को न्यूक्लियर रास्ते पर लाने में 3 नाम बेहद अहम थे, JRD टाटा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी। लेकिन 1966, एक ऐसा महीना जिसने सब हिला दिया। डॉक्टर होमी भाभा एक प्लेन क्रैश में मारे गए और उसी महीने लाल बहादुर शास्त्री की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब सोचिए, एक ही महीने में 2 ऐसे लोग जो इस मिशन की रीढ़ थे, अचानक चले जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कुछ और? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात तय थी, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा था। फिर भी मिशन रुका नहीं।
दूसरे वैज्ञानिक आगे आए और इसी दौरान इस रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। यहीं से भारत के पहले परमाणु प्रोजेक्ट को असली आकार मिलने लगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी। न एडवांस टेक्नोलॉजी, न पर्याप्त बजट। देश कई बार विदेशी सहायता पर निर्भर था और दूसरी तरफ अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन सब परमाणु ताकत बन चुके थे। अब भारत के सामने एक ही सवाल था, क्या हम पीछे रहेंगे या मुकाबला करेंगे? यहीं से भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। अब सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि परमाणु हथियार भी बनाए जाएंगे। अब तक भारत ये समझ चुका था कि अगर उसे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना करना है तो सिर्फ इरादों से नहीं, ताकत से जवाब देना होगा। और यहीं से शुरू होता है भारत के परमाणु हथियार बनाने का असली मिशन। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। दुनिया के बड़े देश अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन एक साथ आए और एक समझौता बनाया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। कागजों पर इसका मकसद था न्यूक्लियर हथियारों को फैलने से रोकना, लेकिन असल में ये पांचों देश खुद तो परमाणु ताकत बने रहना चाहते थे, लेकिन बाकी दुनिया को इस रेस से बाहर रखना चाहते थे। यानी ताकत सिर्फ उनके पास रहे और बाकी देश सीमित रहें। भारत ने इस दोहरे रवैये को साफ समझ लिया और फैसला लिया, एनपीटी पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता हमेशा के लिए खुद को कमजोर मान लेना। 1966 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में आईं तो उन्होंने एक बड़ा और साहसी निर्णय लिया। भारत अपना परमाणु बम बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। पश्चिमी देश लगातार नजर रख रहे थे। कोई नहीं चाहता था कि भारत भी न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो। फिर भी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दो खास टीमें बनाई गईं। पहली टीम बार्क के डायरेक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में, दूसरी टीम डीआरडीओ के डायरेक्टर डीडी नाग चौधरी के नेतृत्व में। कुल मिलाकर करीब 75 वैज्ञानिक और इंजीनियर इस मिशन में लगे हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी और उनमें सबसे ऊपर थी खुद इंदिरा गांधी। यहां तक कि डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को भी इस मिशन से दूर रखा गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं सीक्रेसी का लेवल कितना हाई था। अब बम बनाना सिर्फ इरादों से नहीं होता, इसके लिए चाहिए होता है प्लूटोनियम। लेकिन यहां भी एक समस्या आ गई। ट्रॉम्बे का फीनिक्स रिएक्टर बंद हो चुका था और जो प्लूटोनियम बचा था वो पूर्णिमा रिएक्टर में इस्तेमाल हो रहा था। अब सवाल था, इतनी बड़ी जरूरत पूरी कैसे होगी? फिर 1973 में एक बड़ा फैसला लिया गया। पूर्णिमा रिएक्टर को बंद कर दिया गया ताकि वहां से प्लूटोनियम निकालकर न्यूक्लियर टेस्ट में इस्तेमाल किया जा सके। इसी दौरान वैज्ञानिक वासुदेव अय्यर ने बम के सबसे जटिल हिस्से न्यूट्रॉन इनिशिएटर को बनाने में सफलता हासिल की। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी हिस्से को बनाने में अमेरिका को भी सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी। अब बारी थी टेस्टिंग की। इसके लिए चाहिए था ऐसा इलाका जहां आसपास कोई आबादी ना हो और जहां टेस्ट पूरी तरह सुरक्षित तरीके से किया जा सके। और इसके लिए परफेक्ट जगह मिली, राजस्थान का थार डेजर्ट, पोखरण। 1974 भारत का पहला परमाणु परीक्षण। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। 18 मई 1974 दोपहर 3:45 बटन दबाया गया और जमीन के नीचे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। अच्छी बात यह थी कि यह टेस्ट अंडरग्राउंड किया गया था और बम इंप्लोसिव डिजाइन का था, इसलिए रेडिएशन का खतरा काफी कम था। इस बम की क्षमता थी करीब 12 किलोटन। विस्फोट बहुत बड़ा जरूर था लेकिन बेकाबू नहीं। और इसी के साथ दुनिया को यह साफ संदेश मिल गया, भारत अब परमाणु शक्ति बन चुका है। इस टेस्ट को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। जैसे ही यह खबर अखबारों में छपी, अमेरिका हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत ने उसकी नजरों से बचकर यह टेस्ट कर लिया। कनाडा भी नाराज हो गया क्योंकि टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया प्लूटोनियम कनाडा की दी गई टेक्नोलॉजी से ही तैयार हुआ था। नतीजा, कनाडा ने भारत के साथ सभी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स रोक दिए। टेक्नोलॉजी और फ्यूल की सप्लाई पर बैन लगा दिया गया और फिर दुनिया ने भारत पर और सख्ती करनी शुरू कर दी। CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी लाई गई, जिसमें साफ कहा गया कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। साथ ही NSG, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन हुआ, जिसका मकसद था भारत जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम सप्लाई से रोकना। यानी भारत को पूरी तरह अलग थलग करने की कोशिश की गई। समय बीतता गया और 1995 में PV नरसिम्हा राव ने फिर से पोखरण टेस्ट की तैयारी शुरू की। लेकिन इस बार एक गलती हो गई, सीक्रेसी टूट गई। अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स ने पोखरण में हो रही गतिविधियों को पकड़ लिया और फिर
अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर भारी दबाव बनाया। सीधे प्रधानमंत्री को फोन करके चेतावनी दी, अगर टेस्ट किया तो परिणाम भुगतने होंगे। और इस तरह ये टेस्ट रुक गया। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। जल्द ही इस मिशन में दो बड़े नाम साथ आए, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम। 1996 में वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने वैज्ञानिकों को साफ आदेश दिया, जो करना है करो, लेकिन टेस्ट सफल होना चाहिए। हालांकि उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन चली और प्रोजेक्ट फिर रुक गया। लेकिन 1998 में जब वो फिर से सत्ता में आए तो उन्होंने बिना देरी किए इस मिशन को हरी झंडी दे दी। अब असली खेल शुरू हुआ। सबसे बड़ी चुनौती थी CIA और सैटेलाइट से छुपकर टेस्ट करना, क्योंकि पोखरण एक खुला रेगिस्तान था जहां छोटी सी हलचल भी पकड़ में आ सकती थी। इस मिशन के लिए चुनी गई इंडियन आर्मी की 58 इंजीनियर रेजिमेंट, जिन्होंने न सिर्फ टेस्ट साइट तैयार की बल्कि इसकी सीक्रेसी भी पूरी तरह बनाई रखी। काम ज्यादातर रात में होता था। साइंटिस्ट्स कोड वर्ड्स में बात करते थे। असली नाम की जगह फेक नाम इस्तेमाल होते थे। सभी को आर्मी यूनिफॉर्म पहननी होती थी। साइट को छुपाने के लिए सैंड ड्यून्स का इस्तेमाल किया गया। आर्टिफिशियल झाड़ियां उगाई गईं। केबल्स को रेत में दबा दिया गया। बम शाफ्ट को कैमोफ्लाज नेट से ढक दिया गया। हर कदम इतनी बारीकी से प्लान किया गया था कि CIA को जरा भी शक नहीं हुआ। और फिर 11 मई 1998 दोपहर 3:45 जब हवा शांत हुई, पोखरण में फिर से जमीन कांपी। इस बार एक नहीं बल्कि 3 परमाणु विस्फोट एक साथ हुए। और सिर्फ 2 दिन बाद 13 मई को 2 और टेस्ट। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। दुनिया फिर चौंक गई। भारत ने यह साबित कर दिया कि वो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से परमाणु शक्ति बन सकता है। देश में जश्न था, लेकिन पश्चिमी देशों में चिंता। अमेरिका ने इसे एशिया के लिए खतरा बताया, लेकिन भारत ने साफ जवाब दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कूटनीतिक तरीके से भारत का पक्ष रखा और एपीजे अब्दुल कलाम ने स्पष्ट कहा, यह हथियार आक्रमण के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए है। इतिहास गवाह है, भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन हर बार हमला सहा है। इसलिए यह शक्ति रक्षा के लिए है, विनाश के लिए नहीं। और अंत में CTBT के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ट जमीन के नीचे किया गया था। NPT पर भारत ने साइन ही नहीं किया था, और जो संसाधन इस्तेमाल हुए वो पूरी तरह भारत के अपने थे। इसलिए दुनिया चाहकर भी भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। और इसी तरह JRD टाटा से लेकर होमी भाभा, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक कई लोगों की मेहनत, दूरदर्शिता और हिम्मत ने मिलकर भारत को एक परमाणु शक्ति बना दिया।